नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हम लोगों ने एक नया सीरीज़ शुरू किया है अभी, जिसमें हम लोग पॉलिटी के टॉप 1000 जो क्वेश्चन होंगे उसे डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज में आज हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम टॉप 50 क्वेश्चंस जो है पॉलिटी के उसे डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला लेक्चर, टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में समय लगा था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पहली बार कब मिली थी, किस दिन को मिली थी। तो ये मिली थी 9 दिसंबर 1946 को, ये आपको याद रखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड बाई विच डेट, यानी कि भारत का संविधान किस दिन तक बन के तैयार हो गया था। तो ये आप लोगों को पता होगा, ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिस पर हमारा प्रीएम्बल बेस्ड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने मूव किया था। तो ये मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, कुल कितने मेंबर थे। तो ये कुल मेंबर थे उसमें 7। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, हु प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रिपेयर किया था BN राव, और BN राव कौन थे, तो ये एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया था। प्रियम्बल में 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे। तो ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा। ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है वो कहाँ से लिया गया था, किस देश से लिया गया था। तो ये लिया गया था USA से। अगला क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो सबसे पहले किस देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। जो हमारे देश में अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, तो उसे किस देश में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले फ्रांस में। हमारा पार्लियामेंट किस किस चीज़ों से कंपोज्ड है, पार्लियामेंट में कौन कौन से अंग होते हैं। तो पार्लियामेंट में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को किस दिन अडॉप्ट किया था। ये अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, फेडरल टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में अपीयर हुआ है। तो ये अपीयर हुआ है पार्ट 1 में। इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो किस कंट्री के मॉडल पर आधारित है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें पावर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच विभाजित है, वो किस कंट्री के मॉडल पे आधारित है। तो ये है कैनेडियन मॉडल पे, यानी कि कनाडा जो कंट्री है कनाडा, उसके मॉडल पे ये आधारित है। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है USA से। और कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ये कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से प्रावधान था बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इसका प्रावधान था नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कोई प्रावधान नहीं था। ये ज्यूरिस्ट जो थे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका ओपिनियन है। ये आपको याद रखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कासी फेडरल बॉडी। और दूसरा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, यानी कि इतना ही फ्लेक्सिबल नहीं है कि इसे आसानी से अमेंड कर दिया जाए और इतना भी रिजिड नहीं है कि इसको अमेंड ना किया जा सके। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। कंकरेंट लिस्ट हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है आयरलैंड से। जो हमारे गवर्नमेंट में इकोनॉमिक प्रेजेंस की बात की गई है सोसाइटी के संदर्भ में, यानी कि इकोनॉमिक प्रेजेंस सोसाइटी के संदर्भ में जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। वो लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। इंडिया कैसी डेमोक्रेसी है। तो ये इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है। राइट टू एजुकेशन किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन किस फंडामेंटल राइट में समाहित है। तो ये राइट टू फ्रीडम में समाहित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है
कि बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी किस केस में दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को प्रोनाउंस किया था। तो ये किया था केशवानंद भारती केस 1973 में। 1973 के केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है जिसे पार्लियामेंट अमेंड करके भी उसे हटा नहीं सकती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी उसे हटाया नहीं जा सकता है, उसे बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। अगला क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है आर्टिकल 44 में। अगला एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये किस आर्टिकल में दिया गया है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है आर्टिकल 32, ये आपको याद रखना है। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस किस पार्ट में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पार्ट 2 में दिया गया है, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस जो है, जो फाइनेंस का बंटवारा होता है, वो किस पार्ट में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 12 में दिया गया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी से कौन सा आर्टिकल डील करता है। तो ये आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करता है। यूनियन और स्टेट के बीच किस शेड्यूल के द्वारा पावर्स का डिवीजन किया गया है, यानी कि किस शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दिया गया है। तो ये दिया गया है 7th एडिशन में, 7th शेड्यूल में। प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के थ्रू इम्पीच किया जा सकता है, यानी कि उनके पद से हटाया जा सकता है, उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये आर्टिकल 61 के थ्रू उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को अपना एडवाइस देती है। तो ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत अगर प्रेसिडेंट अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस मांगे तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ेगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये है आर्टिकल 249, यानी कि आर्टिकल 249 के अंतर्गत अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट में। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आर्टिकल 323, यानी कि पार्लियामेंट आर्टिकल 323 के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट करती है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को किस आर्टिकल के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये आर्टिकल 29 के अंतर्गत उसे प्रोटेक्ट किया गया है। पंचायती राज किस शेड्यूल में आता है। तो 11th शेड्यूल में पंचायती राज के बारे में कहा गया है। और पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट को रखा गया है। तो पंचायती राज में रखा गया है 29 सब्जेक्ट को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। मनी बिल को किस आर्टिकल के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। तो ये आर्टिकल 110 के अंतर्गत इसे डिफाइन किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंतर्गत ये नियुक्त होते हैं। तो ये होते हैं आर्टिकल 148 के अंतर्गत ये नियुक्त होते हैं। किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि देवनागरी जो होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी की, यानी कि हिंदी देवनागरी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंडिया की। ये है आर्टिकल 343। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आर्टिकल 310 के अंतर्गत। द वर्ड जस्टिस जो है प्रीएम्बल में, ये कौन कौन से जस्टिस की बात करता है। तो ये बात करता है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। कौन सा एक राइट है जो ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। तो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट दोनों है। ये है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। अगला क्वेश्चन है कि वी कमांड कौन सा रिट जो इशू किया जाता है उसे वी कमांड कहते हैं। तो वो कहते हैं मैंडेमस को, यानी कि मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। राइट टू सर्विस का कॉन्सेप्ट कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। तो ये ओरिजिनेट हुआ है ब्रिटेन में। ये आपको याद रखना है कि राइट टू सर्विस का कॉन्सेप्ट कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। तो ये ओरिजिनेट हुआ है ब्रिटेन में। राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है ये किस राइट के अंतर्गत आता है। तो ये आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी आता है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कहाँ पे निहित है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में निहित है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। फंडामेंटल ड्यूटी को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ये ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस ईयर में पहली बार आर्टिकल 352 का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था 1962 में। यानी कि आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी पहली बार 1962 में हमारे कंट्री में लगाया गया है। कितनी बार हमारे कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक लगाई गई है? तो हमारे देश में आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, यानी कि 0 बार हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है हमारे देश में? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर होता है 6 ईयर, यानी कि जब से नियुक्त हुए उस समय से 6 साल तक, या फिर अगर उनका एज 65 हो जाता है तो वो रिटायर कर जाते हैं। यानी कि इन दोनों में जो भी पहले होगा, या 6 ईयर्स या 65 ईयर्स जो भी पहले होगा, ये उनका टेन्योर होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ को कौन रिकॉग्नाइज करता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है। इलेक्शन कमीशन को कौन हटा सकता है? एक तो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आपको पता है इम्पीचमेंट उनको अलग से हटाने का प्रावधान है, उसे पार्लियामेंट हटा सकती है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को कौन हटा सकता है? तो इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। और किसके रिकमेंडेशन पे? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का टर्म क्या होता है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का टर्म होता है 6 ईयर्स और द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। यानी कि 6 साल, जब से वो नियुक्त हुए उस समय से 6 साल, या फिर जब वो 65 ईयर्स उनका कंप्लीट हो जाता है, तो इन दोनों में से जो पहले आएगा वहाँ तक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का टर्म होता है। यूनियन गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट सिविल सर्वेंट कौन होता है? तो ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। और हमारे देश में पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस प्रेसिडेंट ने किया था? तो ये किया है ज्ञानी जैल सिंह ने, पहली बार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से हमने टॉप 50 क्वेश्चंस को, इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया अभी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।